नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। गुजरात दंगों की हम फिर से बात कर रहे हैं। 20 साल गुजर जाने के बावजूद जो गुजरात के दंगे हैं वो देश के जो सियासी नक्शा है, जो राजनीतिक मानचित्र है, उससे गायब होने का नाम नहीं ले रहा है। तीस्ता सी तलवार का मैं जिक्र कर रही हूँ। तीस्ता सी तलवार और आर बी शिव कुमार, आपको पता है कि इन दोनों को कुछ ही दिनों पहले गुजरात की ATS के ज़रिए गिरफ्तार कर लिया गया। अब जो तीस्ता सी तलवार हैं, उनकी जो ज़मानत याचिका है उसका विरोध करने के लिए जो गुजरात पुलिस कर रही है वो SIT की उस रिपोर्ट को सामने रख रही है जिसमें कहा गया कि नरेंद्र मोदी सरकार को अस्थिर करने के लिए अहमद पटेल के साथ साजिश की तीस्ता सी तलवार ने 2002 के दंगों के बाद, और इसलिए उनकी जो बेल पिटीशन है उसका विरोध किया जा रहा है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि वो लोग जिन्होंने 2002 के दंगों को कवर किया, गुजरात की राजनीति को नज़दीक से देखा, वो अहमद पटेल को एक बिल्कुल अलग रोशनी में देखते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अहमद पटेल इस वक्त अपने को डिफेंड करने के लिए मौजूद नहीं है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी एक तरह से बहुत नीम गरम किस्म का एक प्रतिक्रिया उनकी आई है। बहुत ज़्यादा उन्होंने मजबूती से डिफेंड करने की कोशिश नहीं की अहमद पटेल को। लेकिन उसके बावजूद भी देखें तो फ़िलहाल जो पत्रकार हैं जिन्होंने कवर किया उस वक्त, इस तरह के 2 पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ किंगसुक नाग हैं जो उस वक्त रेजिडेंट एडिटर थे टाइम्स ऑफ इंडिया के 2002 में, और साथ ही मेरे साथ दीपल भी मौजूद हैं। दीपल भी उस वक्त वहाँ पर मौजूद थी और दीपल एशियन एज में काम करती थी। MJ अकबर उस वक्त एडिटर हुआ करते थे। दीपल इस वक्त फाउंडर हैं वाइब्स ऑफ इंडिया की। टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ भी वो काफ़ी लंबे वक्त तक जुड़ी रहीं। इसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण सवाल हैं पूछने वाले, उसमें किंगसुक नाग खासकर उन्होंने द वायर में ये आर्टिकल लिखा है और कहा है कि जो उनका तजुर्बा रहा है वो अहमद पटेल को नरेंद्र मोदी के एक दोस्त, एक तरह के डिफेंडर, एक तरह के सपोर्टर के तौर पर रहा है, और नरेंद्र मोदी की सरकार ना गिरे इसको लेकर अहमद पटेल ने काम किया। और उसके ठीक उल्टा आरोप लगा रही है अब जो गुजरात SIT है वो लगा रही है। क्यों कह रहे हैं किंगसुक नाग ये, और दीपल क्या उनसे इस बात के लिए सहमत हैं, और अब ये 20 साल बाद क्यों 2002 का मामला इस वक्त हमारे सामने आ रहा है, इन तमाम सवालों के हम जवाब लेते हैं। किंगसुक नाग जी, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि आप वो व्यक्ति हैं जो 2002 का जो पूरा दंगों का घटनाक्रम हुआ, जो अभी भी भारत के जो राजनीतिक मानचित्र है उससे गायब नहीं हुआ है 20 साल बाद भी। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जब आप ये कह रहे हैं कि जो SIT ने, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने जो चार्ज लगाया है तीस्ता सी तलवार के ऊपर, खासकर अहमद पटेल के ऊपर, कि वो सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे थे, एक बड़ी साजिश का हिस्सा थे, आप कह रहे हैं कि आप इस बात को मानने से इनकार करते हैं। क्यों कह रहे हैं आप ऐसे? मुझको लगा नहीं कि अहमद पटेल के साथ हमारे काफी बातचीत हुई है, तो मेरे को लगता था कि अहमद पटेल वॉज वेरी सॉफ्ट ऑन मिस्टर मोदी। जो हमने लिखा है, ये इंडियन एक्सप्रेस में भी लिखा है, और इंडियन एक्सप्रेस के जो एडिटर है आजकल वहाँ पे अहमदाबाद में, वो मेरे पास ही कॉरेस्पॉन्डेंट थे उन दिनों में, उन्होंने भी राइट्स कवर किए थे, तो उसकी राइटिंग मैंने पढ़ी, सेम थिंग उन्होंने लिखा है। तो ये बात है। ऑफकोर्स अहमद पटेल से हमारी बहुत मुलाकात भी हुआ, तो एंड हमने उनसे पूछा भी कि ऐसा लग रहा है कि आप उनको सपोर्ट करते हो, तो बोले नहीं नहीं, आप समझते नहीं हो, ये जो स्टेट की जो पॉलिटिक्स पूरी बदल गई है, और अभी जो माइनॉरिटी के लोग हैं वो अब इलेक्टेड नहीं हो सकते हैं। सो बेसिकली वाज ट्राइंग टू से दैट यू हैव, इफ द गवर्नमेंट इज टेकिंग अ हार्ड लाइन अगेंस्ट द माइनॉरिटी, तो माइनॉरिटीज के पास कोई और चारा नहीं है बट टू सपोर्ट देम। ये मेरे को लगा वो बोल रहे हैं। जी हाँ, आपने कई महत्वपूर्ण बातें कही इस छोटे से जवाब में। मैं एक एक करके आपसे इस पर सवाल जवाब करना चाहती हूँ। सबसे पहले आप ये कह रहे हैं कि जो चार्ज लगाया है SIT ने, जिसकी बुनियाद पर तीस्ता सी तलवार की जो ज़मानत है उसका विरोध कर रही है पुलिस, वो ये है कि तीस्ता सी तलवार उस बड़ी साजिश का हिस्सा थी जिसमें अहमद पटेल उनकी सरकार को गिराना चाहते थे नरेंद्र मोदी की। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आपने अभी ये कहा कि सरकार ना गिरे इसके लिए सबसे बड़ी वजह अहमद पटेल थे, क्या मैंने सही सुनी ये बात? हाँ, सही सुना। हमको ये लगता था, मैं तो फैक्चुअली नहीं बोल सकता, पर हमको यही लगता था कि अहमद पटेल हैं तो वो सरकार बची हुई है, ये हमको लगता था। पर अहमद पटेल ने, मैंने जैसे बताया, बाद में एक आंसर दिया कि ऐसा क्यों कर रहे थे वो। परंतु ये बात सही है कि हमको सबको लगता था कि अहमद पटेल बहुत सॉफ्ट थे मोदी सरकार के नहीं प्रति। किंगसुक जी, मैं आती हूँ, पहले इस सवाल का जवाब पूरा करती हूँ। आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने मोदी सरकार ना गिरे इसके लिए उन्होंने काम किया, मोदी के, नरेंद्र मोदी के वो दोस्त माने जाते रहे जिस वक्त नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, कि वो उनका समर्थन करते थे, उनको बैक करते थे। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या ऐसी वजह हो सकती थी जिससे उस वक्त की मोदी सरकार गिर सकती थी, जिसको कि अहमद पटेल ने नहीं गिरने दिया?
अहमद पटेल ने अपने रीजंस बताए मेरे को बाद में, जैसे मैंने पूछा, मैं एक बार उनसे पूछा कि ये सरकार तो बची हुई है और हमको तो लगता है कि आप बहुत सॉफ्ट हो, तब उन्होंने बोला है कि मुसलमानों का इस स्टेट में प्रोमिनेंट होना और एमपी होना बहुत मुश्किल है। तो ये बेसिकली वो आइडिया वही हिंट कर रहे थे कि द सिचुएशन वाज नॉट सो मच फॉर द माइनॉरिटी, यही बता नहीं, रहा तो था। आप ये कह रहे हैं कि क्या केंद्र की सरकार को उस वक्त 2002 की बात छोड़ दें, 2004 में नरेंद्र मोदी कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो किस वजह से सरकार गिर सकती थी? केंद्र भी इंटरवीन नहीं कर सकता था? आपको क्या लगता है कि क्या वजह आप कह रहे हैं कि सरकार गिर सकती थी लेकिन अहमद पटेल की वजह से नहीं गिरी? ठीक उल्टा चार्ज जो कि एसआईटी लगा रही है। देखिए, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट को अगर नेशनल गवर्नमेंट हटाना चाहती थी तो हमेशा करती है। इनफैक्ट कर्नाटक में मैंने देखा था, मेरे को याद है, एक वीरेंद्र पटेल की सरकार थी, कई राइट हो गए थे, एक दो लोग मरे थे, तो डिसमिस कर दिया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर तो है, स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर सकती है। लेकिन उस वक्त तो ये दोनों जगह बीजेपी थी। दोनों जगह वो तो 2002 में थी ना, पर 2004 में तो कांग्रेस आ गई थी ना पावर में। और 4 में मैं समझता नहीं हूँ कि मोदी के प्रति इतना सिंपैथी भी था। ये तो आज 2022 में शायद बहुत सिंपैथी हो, पर 2004 में तो सुप्रीम कोर्ट वगैरह एंड सिविल सोसाइटी ऑल वाज अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो उस टाइम इन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो क्यों नहीं किया, यही मैं पूछने जा रहा था अहमद पटेल से। तो अहमद पटेल ने यही बोला। जी हाँ, और इस वक्त दीपल भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। दीपल से मैं बातचीत करती हूँ। दीपल, सबसे पहले मुझे ये बताइए, जो किंगशुक नाग कह रहे हैं, उन्होंने द वायर में आर्टिकल लिखा है, दूसरी जगहों पर भी उन्होंने साफ तौर पे ये लिखा है कि जो एसआईटी की जो रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि एक लार्जर कंस्पिरेसी थी, एक बड़ी साजिश थी नरेंद्र मोदी सरकार को गिराने की, जिसमें अहमद पटेल उसके केंद्र में थे और तीसरा सी तलवार को इसका पार्ट थी। वो किंगशुक नाग कह रहे हैं कि वो उस वक्त जब मौजूद थे, उनकी अपनी जो रिपोर्टिंग, उनकी जो रीडिंग है, उसके मुताबिक वो इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं। आप टाइम्स ऑफ इंडिया से जुड़ी रही हैं पिछले कई सालों से लगातार, अब खुद वाइब्स ऑफ इंडिया अपना खुद का प्लेटफॉर्म आपने शुरू किया है। 2002 की जो यादें हैं आपकी, क्या आप किंगशुक नाग से सहमत हैं इस बात को लेकर जो वो कह रहे हैं? थैंक यू आरफा फॉर हैविंग मी। मैंने सुना जो किंगशुक जी ने बोला, किंगशुक जी ने बिल्कुल ठीक बोला कि किंगशुक जी जब 2002 में अहमदाबाद में थे, उन्होंने बहुत सराहनीय काम किया था टाइम्स ऑफ इंडिया के अखबार से, और हम तभी एशियन एज में थे और हम सबको पता है। और ये मैं मेरी और किंगशुक की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पूरे मुल्क की बात कर रही हूँ कि सबको पता है कि तीस्ता सेतलवाड़ ने काफी सराहनीय काम किया था, काफी अच्छा काम किया था। और अभी ये जो एसआईटी है, एसआईटी का कॉन्स्टिट्यूशन है, और ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि ये लार्जर कॉन्स्पिरेसी है, इसमें एक चीज हमें याद रखनी चाहिए कि गुजरात के चुनाव आ रहे हैं। गुजरात में अगर अहमद भाई का नाम ये वक्त पे आए, तीस्ता का नाम फिर से पब्लिक मेमोरी में आए, तो गुजरात एक बहुत ही पोलराइज्ड स्टेट है और इससे एक पर्टिकुलर पार्टी को बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि गुजरात में बहुत डिविजिव पॉलिटिक्स चलता है। गुजरात एक बहुत ही सेंसिटिव स्टेट है और कम्युनली डिवाइडेड स्टेट है। अभी जब कोई भी टिपिकल गुजराती अहमद पटेल या तीस्ता का नाम ये वक्त पे सुनता है तो उसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस बहुत ही ज्यादा है। इसे नजर में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि मैं ये बोल सकती हूँ कि अभी क्यों एसआईटी का रिपोर्ट, व्हाट इज दिस टाइमिंग इज वेरी interesting and intriguing at the same time, because there has to be a larger conspiracy, not in what Tista did, but in having this SIT report at this point of time, is what I believe. बहुत दिलचस्प बात कह रही हैं आप दीपल, कि ऐसा नहीं है, ऐसा लगता है कि 20 साल पुराना 2002 का
जो एक तरह से बुरे सपने की तरह नरेंद्र मोदी और अमित शाह उनकी पार्टी भूल जाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि उस याद को वापस लाकर गुजरात के चुनाव में उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये बिल्कुल अलग अलग जो पर्सपेक्टिव आप दे रही हैं, उसके अलावा जो कि राष्ट्रीय स्तर पर जो लोग सोचते रहे हैं कि शायद उस बात को भूल जाना चाहते हैं या वो एक कोई दाग की तरह, ऐसा नहीं है, बल्कि उसे वापस लाना चाहते हैं ताकि इस चुनाव में भुनाया जा सके। ये तो दिलचस्प बात रही। लेकिन जो किंगशुक कह रहे हैं कि अहमद पटेल को नरेंद्र मोदी के एक सपोर्टर, एक डिफेंडर की तरह देखा गया, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की 2004 से 14 तक की जो सरकार रही, सोनिया गांधी को कभी भी एडवाइस नहीं किया कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए या उनको टारगेट किया जाए। क्या आप इस बात से सहमत हैं? मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। हमेशा अहमद भाई को उनका नाम अहमद पटेल वो ही बीच में आया। वो हम अगर 1980 से गुजरात पॉलिटिक्स अगर देखें, अहमद भाई एक बहुत अच्छे पॉलिटिशियन थे, एक बहुत अच्छे स्टेट्समैन थे। मैं ये मानती हूँ कि अगर अहमद भाई अभी जिंदा होते तो ये जो महाराष्ट्र सरकार में भी इश्यूज हुए वो शायद नहीं होते। ये जो एमबीए की सरकार की भी रचना थी, तभी अहमद भाई जीवित थे और उन्होंने ही ये अलायंस स्टिच किया था। अहमद भाई के ऊपर पास्ट में भी ऐसे आरोप लगाए गए हैं, पर मैं ये आरोपों से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि तभी पृथ्वीराज चौहान थे जो डीओपीटी के मिनिस्टर थे। और मैं ये पर्सनली कह सकती हूँ कि नॉट ओनली मिस्टर पृथ्वीराज चौहान बट मिस्टर पी चिदम्बरम, ये सब पावर में थे, ये सब बहुत सीनियर पॉलिटिशियंस थे। और तभी ये विच हंटिंग नहीं हुआ करता था। मोदी जी की भी सीबीआई में इंटरोगेशन हुआ था। अभी ये बताना कि अहमद भाई ने सही एडवाइस मिसेस गांधी को नहीं दी, तो मैं इसमें मिसेस गांधी का भी इंटेलिजेंस और पॉलिटिकल स्किल्स अंडरमाइन होगा। और मैं अहमद भाई के लिए ऐसा नहीं बोल सकती हूँ। अभी वो हमारे बीच में हाजिर नहीं है, तो ये कि वो सोनिया गांधी के डिफेंडर थे और उन्होंने सही एडवाइस मिसेस गांधी को नहीं दी, मैं ये बात नहीं मानती। गुजरात में जिस तरह का माहौल है राजनीतिक और सामाजिक, उसके मद्देनज़र वहाँ जो मुस्लिम उम्मीदवार हैं, यानी कि मुसलमानों के लिए जो चुनावी राजनीति है उसकी गुंजाइश नहीं है। और ये हमने देखा है कांग्रेस पार्टी की जब सरकारें थी तब भी ऐसा नहीं है कि वहाँ बहुत सारे मुस्लिम सांसद चुन के आए। सिर्फ 2 लोग, आपने खुद वायर में अपने आर्टिकल में लिखा है, और ये तथ्य है कि अहमद पटेल और एहसान जाफरी, जो उनके दंगों में जिनको मार डाला गया, उनकी हत्या की गई। अहमद पटेल अब जाके 1 साल पहले तकरीबन उनकी खुद मौत हो गई। तो इन दोनों के अलावा तो गुजरात ने किसी और मुसलमान सांसद को चुन के भेजा भी नहीं। तो क्या आपको लगता है कि जो अहमद पटेल कह रहे थे वो सिर्फ एक परसेप्शन था उनका, या उनकी बात को आपका तजुर्बा जो है वो उससे समर्थन होता है इस बात का? क्या आप बैक करते हैं इस बात को कि वो ये कह रहे थे कि इसलिए नरेंद्र मोदी से कोई भी झगड़ा या पंगा मोल लेना ठीक नहीं है क्योंकि मुस्लिम सियासत के लिए कोई जगह नहीं है गुजरात में? ये मुझे पता नहीं, इन्होंने मेरे को कहा, बट ये बात सही है कि अहमदाबाद शहर में जब मैं गया 2000 साल में, ईयर 2000 में, तो वहाँ पे बहुत मैंने एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट देखे। और इनफैक्ट कोई मुसलमान कोई डिसेंट लोकेलिटी में घर भी नहीं ले सकता था, सब जुहापुरा में थे, जो कि एक पूरा मुस्लिम एनक्लेव था। तो जो मुसलमानों का जो स्टेटस था वो काफ़ी इन्फीरियर था दूसरे स्टेट जो के खिलाफ। तो मेरे को लगता है ये एक मेजर कारण होगा। लोगों ने मेरे को कहा कि 1990 के बाद ये ऐसा हुआ सिचुएशन, परंतु मुझे पता नहीं। परंतु ईयर 2000 में देयर वाज कोई भी इलाके में, जैसे हम जिस सब एरियाज में रहते थे वहाँ पे कोई मुसलमान रह नहीं सकता था, बिकॉज नोबडी वुड गिव देम हाउस ऑन रेंट। तो ये मेरे को बहुत अजीब लगा। फिर मैं पुलिस कमिश्नर से भी एक बार मिला, तब राइट्स हुए नहीं थे, राइट्स के पहले ही मैंने उन्हें कहा भाई ये तो बड़ा फनी सिचुएशन है, ये कैसे हो सकता है? बोला हाँ ऐसे ही सिचुएशन, आप क्या कर सकते हैं। सो जो सोसाइटी था ये उसका रुख भी वाज नॉट वेरी प्रो मुस्लिम, लेट मी टेल यू दैट वे। उसके भी कारण है, उसके भी मैंने एनालिसिस की है, पर वो दूसरी कारण है। जी हाँ, उस पर कभी किसी और रोज़ बहस करेंगे। आज तो सिर्फ एसआईटी का जो ये क्लेम है और जिसको आप ये कह रहे हैं कि आपका तजुर्बा
जो वहाँ से रिपोर्टिंग करने का है वो वैसा नहीं है जो एसआईटी कह रही है। बहुत ही हैरानी वाली बात है, आप ये कह रहे हैं कि बाकायदा दोस्त की तरह माने गए, और ये दिल्ली के भी मीडिया सर्कल्स में आप जो कह रहे हैं इस बात को बैकिंग दिल्ली के भी मीडिया सर्कल्स में वो लोग जिन्होंने 2002 की रिपोर्टिंग की, जो राष्ट्रीय पत्रकार हैं, दिल्ली में काम करते हैं, इसके अलावा भी लोग लगातार इस बात को कहते रहे अहमद पटेल के बारे में, और खासकर सोनिया गांधी के बड़े नज़दीक वो रहे। और जब आप कह रहे हैं कि 2004 में जब यूपीए की गवर्नमेंट आई, उसके बाद से लेकर 2014 यानी कि 10 साल का वक्त मिला कांग्रेस पार्टी को, कभी भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ सरकारी स्तर पर कोई एक्शन लेने की कोशिश नहीं की गई, चाहे वो ह्यूमन राइट्स कमीशन हो या सुप्रीम कोर्ट ने एक एक करके केसों को खुलवाया। वही सुप्रीम कोर्ट जो अब ये कह रही है तीसरा सीतलवाड़ के ऊपर जिस तरह की बात की, उनकी पिटीशन रद्द कर दी, वही सुप्रीम कोर्ट उस वक्त अलग हुआ करती थी। तो आप ये कह रहे हैं कि अहमद पटेल वो व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की सरकार को उस वक्त नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ एक्शन नहीं लेने दिया। उस टाइम अमित शाह तो थे नहीं, अमित शाह वाज अ वेरी अनइम्पोर्टेंट पर्सन, तो वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक्शन तो नहीं लिया था। अमित शाह तो एक एमएलए थे, इनफैक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए थे, बट ही वाज नॉट वेरी वेल नोन, वो लो प्रोफाइल थे बहुत। तो हमको तो यही लगता था कि अहमद पटेल के लिए ही एक्शन नहीं लिया गया, हमको यही लगता था। क्या सच है और क्या झूठ है मुझे मालूम नहीं। हमको लगता था वो सोनिया गांधी को कुछ समझ तो थी नहीं, उसको जो अहमद पटेल समझाते थे वो समझ जाते थे, ये हमको लगा। और जो सोनिया गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया मौत के सौदागर वाला, जिसे राष्ट्रीय मीडिया में भी कहा गया कि ये नरेंद्र मोदी ने अपने फेवर में वो कर पाए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने इस स्टेटमेंट को खासकर मीडिया के सामने रखा, जिस तरह के बयानात दिए, उसका खमियाजा भुगतना पड़ा सोनिया गांधी को और कांग्रेस पार्टी को। क्या आप भी इस बात को सही तरीके से समझते हैं कि जो अहमद पटेल की रीडिंग थी कि नरेंद्र मोदी को टारगेट करना ठीक नहीं है गुजरात में, ये कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जाएगा राजनीतिक तौर पर, आपको लगता है कि सही अप्रोच थी? नहीं, ऐसा ही अप्रोच नहीं थी। 2007 में शायद सोनिया गांधी ने कुछ कहा था, मोदी इज अ गुड पीआर पर्सन, उन्होंने उसका फायदा उठाया। परंतु जो स्ट्रॉन्ग लीडर होगा वो तो बोलेगा जो बोलना है, ये थोड़ी पॉलिटिक्स सोच करके थोड़ी बोलेगा कि मेरे को ये बोलना है, मेरे को ये नहीं बोलना है। मैं समझता हूँ सोनिया गांधी वाज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर एंड देयरफॉर शी कुड बी मिसलेड बाय पीपल कि ये बोलिए, ये ना बोलिए, तो मेरे को ऐसा लगता है। किंगशुक जी, अब जो मौजूदा हालात हैं 2002 से 2022 में आ जाते हैं, एसआईटी का ये कहना, बाकायदा पुलिस का एफिडेविट उनकी उस बुनियाद पर एसआईटी की रिपोर्ट पर फाइल करना, तीसरा सीतलवाड़ को पहले जेल भेजना और फिर उनकी ज़मानत का विरोध करना। जाहिर है अहमद पटेल तो यहाँ है नहीं, जिंदा नहीं है इस वक्त कि वो अपने को डिफेंड कर सकें, लेकिन एसआईटी के इस रवैये को, गुजरात पुलिस के इस रवैये को, उस पृष्ठभूमि में जो 20 साल से चल रही है, उसे आप किस तरह से देखते हैं इस वक्त की मौजूदा राजनीति में? अभी तो बीजेपी इज इन पावर एवरीवेयर, तो शायद इसलिए तीस्ता सरलवाड़ को टारगेट किया है, मालूम नहीं। तीस्ता सरलवाड़ ने तो काफी काम किया था, एंड टू से दैट तीस्ता सरलवाड़ वाज और श्री कुमार इज रिस्पांसिबल इज अ वेरी रॉन्ग थिंग टू से। मैं तो ऐसे समझता हूँ। जी चलिए, असहमति है दो पत्रकारों में जो गुजरात को बहुत नज़दीक से देखते रहे। किंगशुक जी, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। जी हाँ किंगशुक जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि तीस्ता सीतलवाड़ की इस तरह इस वक्त गिरफ्तारी, एक ऐसे वक्त में आरबी श्री कुमार की भी गिरफ्तारी, इसमें तीसरे जो मुख्य व्यक्ति हैं संजीव भट्ट वो पहले से ही जेल में हैं, तो तीनों जो सबसे महत्वपूर्ण चेहरे रहे उस वक्त के, जिन्होंने नरेंद्र मोदी को काउंटर किया बीजेपी को उस वक्त 2002 के वक्त में, 20 साल बाद वो तीनों व्यक्ति फिलहाल जेल में हैं। मैं आपसे इसको राजनीतिक रूप से समझना चाहती हूँ। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, उनकी पार्टी बीजेपी एक ऐसे मकाम पर है, अगर सियासी एतबार से देखा जाए, जहाँ उनका कोई दूर दूर तक चैलेंजर नहीं है। 2002 में के दंगों को सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से बिल्कुल जो पिटीशन थी ज़किया जाफरी की, उसको जिस तरह से खारिज कर दिया, ऐसा लगता है कि सारे मामले ख़त्म हो गए हैं, कोई ताज़ा मामले हैं भी नहीं गुजरात के मामले अब। तो ये इन गिरफ्तारियों का राजनीतिक मकसद क्या हो सकता है इस वक्त, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ। तीस्ता सीतलवाड़ तो बहुत एक्टिव थे, परंतु संजीव भट्ट तो एकदम भी एक्टिव नहीं थे। संजीव भट्ट का नाम कैसे जुड़ गया इनके साथ मुझे मालूम नहीं। तो संजीव भट्ट और तीस्ता सीतलवाड़ एक साथ तो नहीं थे, और श्री कुमार तो काम करता था, बट वो तीस्ता सीतलवाड़ के असिस्टेंट बाद में माने गए। तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि तीस्ता सीतलवाड़ को तो मे बी मोदी गवर्नमेंट हैज टेकन एक्शन, बिकॉज तीस्ता सीतलवाड़ वाज सीन एज अ टोटल एनिमी ऑफ द गवर्नमेंट, तो इसलिए। पर संजीव भट्ट का मुझको मालूम नहीं। संजीव भट्ट जब तक मैं गुजरात में था तो संजीव भट्ट वाज सॉर्ट ऑफ प्रो मोदी,
कि वेरी ट्रू। बाद में जाके वो अरेस्ट हुआ। एंड आई डोंट नो द गेम ऑफ संजीव भट्ट। एंड मैं तो आपको ये भी बोल सकता हूँ कि तीस्ता जरदाबाद के साथ मेरी एक बार मुलाकात हुई थी हैदराबाद में। वो मेरे को मीटिंग सीख करके मेरे पास आई थी और वो आके मेरे को बोली कि किंगशु व्हाट डू यू थिंक ऑफ संजीव भट्ट। तो मैंने कहा व्हाट डू यू थिंक, तो मतलब ऐसा ही है। संजीव भट्ट में तो क्वेश्चन मार्क था उस दिनों में। लॉट ऑफ पीपल ऑफ कोर्स सपोर्ट संजीव भट्ट नाउ, बट इन व्हेन आई वाज इन गुजरात कोई उनको जानता भी नहीं था वर्चुअली। ये बात है। ऑफ कोर्स जो क्या वो श्री कुमार को सब जानते थे। श्री कुमार ने तो जब गुजरात गवर्नमेंट की जो when Gujarat government had to represent before the chief election commissioner, this gentleman who Sri Kumar, who was then the additional director general of police, had openly said certain things. उसके बाद ये बनी नहीं एकदम भी मोदी साहब के साथ और मोदी सरकार के साथ। ये बड़ी लंबी कहानी है, फिर कभी बताऊंगा आपको डिटेल में। जी हाँ दीपल, मैं आपके पास वापस आना चाहती हूँ और आज के आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ आज के हालात के मद्देनज़र कि क्या आप वाकई यही बात कह रही हैं कि 2002 की, जब मैं पूछ रही हूँ कि जब पॉलिटिकल चैलेंज ही नहीं है तो ऐसे वक्त में तीस्ता सीतलवाड़ की गिरफ्तारी, आरबी श्री कुमार की गिरफ्तारी या वो गड़े मुर्दे उखाड़े जाने का औचित्य क्या है? मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ इस वक्त। अरफा जी, मैंने ये हमेशा देखा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो गुजरात में बहुत स्ट्रांग ही है, मैं बीजेपी की बात कर रही हूँ, वो हर एक इलेक्शन बहुत सीरियसली लेती। अगर आप अभी के हालात देखें तो बीजेपी इज ऑल सेट। और मैं ये अभी 6 महीने बाकी है, फिर भी अभी जो माहौल है उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि भाजपा ही ऐसा लग रहा है कि गुजरात में वापस आएगी। फिर भी बीजेपी, आपने अगर मार्क किया हो तो जब भी कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव थे तभी भी बहुत सारे सेंट्रल लीडर्स और सेंट्रल मिनिस्टर्स गुजरात आते रहते हैं। जब भी पंचायत के चुनाव होते हैं तभी भी आया करते हैं, क्योंकि भाजपा हर एक चुनाव बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेती है। अभी भाजपा ने ठान लिया है कि उनको सब रिकॉर्ड्स गुजरात के तोड़ने हैं। अब तक पिछले 20-22 साल में, एक्चुअली 21 साल में, भाजपा ने कांग्रेस का जो पुराना रिकॉर्ड जो माधव सिंह सोलंकी ने किया था 140 प्लस सीट का, वो अभी तोड़ नहीं पाई है। इस बार भाजपा ने अनाउंस कर दिया है कि वो 182 में से 150 सीट जीतने का उनका टारगेट है। वो टारगेट हासिल करने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। शायद ये वो टारगेट अचीव करने के लिए एक छोटा सा ये एक स्टेप हो सकता है कि ये सब अरेस्ट, जैसे किंगशुक जी ने बताया, आरबी श्री कुमार और मोदी जी का जब हरेन पंड्या की हत्या हुई तभी आरबी श्री कुमार इंटेलिजेंस ब्यूरो में कार्यरत थे गुजरात सरकार के, और उन्होंने काफी इन्वेस्टिगेशन किया था और चीजें बाहर लाई थी, जिनके कारण जब से मोदी जी चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री बने तब से कोई भी, आरबी श्री कुमार का नेचर ही एंटी एस्टेब्लिशमेंट था और वो हमेशा सच के साथ खड़े रहने वाले एक पुलिस अफसर थे जिनको कोई पॉलिटिकल पार्टी से कोई भी वास्ता नहीं था। जब कांग्रेस सरकार में थी तभी ऐसे रिपोर्ट उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ भी दिए थे, और उन्हें टारगेट करना वो बहुत तो सबको समझ में आ गया था तभी ही। यहाँ तो साफ है कि जो गुजरात का चुनाव है बहुत नज़दीक है और ये देखना महत्वपूर्ण है कि तीस्ता और आरबी श्री कुमार ये तो दोनों जेल में हैं, लेकिन फ़िलहाल ये मामला जिस तरह से ताज़ा हुआ है गुजरात दंगों का, इसका क्या वाकई फ़ायदा मिलेगा नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी को गुजरात में?